साहब, मेरे बच्चे ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरे पास बस ये 5 रुपए रखे हैं। आप इसे लेकर मेरे बच्चे को थोड़ा सा खाना दे दीजिए। अरे मैंने ये ढाबा अपनी कमाई के लिए खोला है, तुम जैसे गरीबों का पेट भरने के लिए नहीं। निकलो यहाँ से। उस गरीब परिवार वाले के साथ अपने मालिक का ऐसा बर्ताव देखकर राहुल को बहुत बुरा लगता है और वह भी नौकरी छोड़ देता है और उदास रात को घर आता है, जहाँ उसकी माँ और बीवी ने मक्के की रोटी और साग बना रखा है। क्या हुआ बेटा, आज तेरा फेवरेट खाना बना है और तू खाना नहीं खा रहा? मैं जहाँ काम करता हूँ वो मालिक अच्छा नहीं है, गरीबों की मजबूरी नहीं समझता, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास जितने भी पैसे रखे हैं उससे अपना खुद का ठेला खोलूं, जहाँ मैं अपने ठेले पर आए गरीब लोगों को खाना खिला सकूं, जितने भी पैसे उनके पास हों। अगर आप किसी का भला चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। परिवार का साथ पाकर अगले ही दिन राहुल बैंक से सारे पैसे निकलवा लेता है और कुछ पैसे उधार लेकर एक ठेला लेता है और उसे सजाकर 2 दिन बाद बाजार में जाकर दाल चावल रोटी सब्जी बेचने का काम शुरू करता है। पर सुबह से शाम हो जाती है, उसके ठेले पर कोई नहीं आता और उसका सारा खाना बेकार हो जाता है। तो वो घर आता है। मैंने सोचा था कि मैं अपना खुद का ठेला खोलूंगा, मेरा काम चलेगा, पर पहले ही दिन इतना नुकसान हो गया। अगर ऐसे ही नुकसान होता रहा तो मैं उधार वालों का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? भैया, ये तो बस शुरुआत है, 1-2 दिन तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तुम सही कह रही हो रूबी, मैं कल फिर से अपना खाना बेचने के लिए जाऊंगा। और माँ नेहा, आप लोगों की इस बार की फसल अच्छी तो हुई है ना? अच्छे दाम तो मिल जाएंगे ना? अगर मक्का और साग का अच्छा दाम मिला तो उन्हीं पैसों से सारा कर्ज भी निपटा दूंगा। राहुल जी, ठंड बढ़ रही है और आप तो जानते हैं हर कोई ठंड में साग और मक्का ही उगाता है। बहुत ही कम रेट पर मिल रहा है साग और मक्के का, पर क्या करें, इसके अलावा और कोई खेती आती भी तो नहीं है। अगर ये खेती भी छोड़ देंगे तो कहीं ऐसा ना हो मालिक किसी और को खेत दे दे जुताई करने के लिए। अरे इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। एक बार फिर अपने परिवार से बात करके राहुल की हिम्मत बढ़ जाती है और अगले दिन वो अपने ठेले पर खाना बेचने जाता है। सुबह से दोपहर हो गई पर मेरे ठेले पर कोई भी नहीं आ रहा। क्या करूं ताकि मेरा खाना बिक जाए? राहुल बस अपना ठेला लेकर खड़े खड़े देखता रहता है, जिस वजह से उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आता और सारे ग्राहक आसपास के ठेले पर जाते हैं। अब राहुल शाम को अपना ठेला लेकर फिर से घर आता और सारा खाना बेकार होता देख वो एक और फैसला लेता है। माँ, मुझे लगता है मैं यहाँ रहकर खाना बेचने का काम नहीं कर पाऊंगा। नेहा प्रेग्नेंट है, मुझे उसके लिए अपने बच्चे के लिए पैसे कमाने हैं, इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ और शहर से अब तभी आऊंगा जब मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। हम हर फैसले में तेरा साथ देते हैं, इसलिए तू गलत फैसला ले रहा है। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। वैसे ही तूने इतना अच्छा काम छोड़ दिया, फिर तूने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, उसमें इतने पैसे फंसा दिए। अगर तू हमें अकेले ऐसे छोड़कर चला जाएगा तो हम कैसे अपनी रोजी रोटी चलाएंगे? पर माँ, गांव में इतनी जल्दी काम नहीं मिलने वाला, शहर में अच्छा काम ही मिलेगा। अब जाने दो मुझे। राहुल अपने घर वालों की बात नहीं मानता और अगली सुबह गांव छोड़कर शहर चला जाता है। समय यूं ही गुजरता है और अब कर्ज वाले घर आकर पैसे मांगने लगते हैं। महीने से ऊपर हो गया है, राहुल ने कहा था कि वो 2 हफ्ते में पैसे दे देगा, पर अब तक मुझे पैसे नहीं मिले। मालिक, कुछ दिनों में हम अपने सरसों और मक्के की खेत की कटाई कर रहे हैं, उनसे मिले पैसे हम आपको जल्दी लौटा देंगे, बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए। 1 महीने का समय और दे रहा हूँ, अगर आप लेट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धमकी देकर तो वो चला जाता है, पर पूरा परिवार परेशान हो जाता है। 1 महीने हो गए राहुल को शहर गए, अब तक उसकी कोई खबर नहीं है। अब कर्जदार घर आने लगे, इस ठंड में कैसे घर चलेगा? माँ, मेरी मानो तो इस ठंड में आप और भाभी मिलकर भैया का काम आगे बढ़ाओ, मक्के की रोटी और सरसों का साग बेचो। वैसे भी बहुत कम दामों पर साग और मक्का बिक रहा है, और जब हमारे पास इतना सारा साग और मक्का है तो क्यों ना हम इस ठंड में साग और मक्के की रोटी बनाकर बेचें। और रही खेत की बात, जो हमने मालिक से खेत किराए पर ली है, उसमें खेती मैं और पापा कर लेंगे। पर रूबी, तुम तो जानती हो ना, पापा से कोई काम नहीं हो पाता, वो बीमार रहते हैं। बहू, तेरा ससुर इतना भी बीमार नहीं है कि अपनी बेटी की मदद न कर सके। अगर मेरी बेटी खेती करना चाहती है तो इसमें हर्ज ही क्या है? तुम दोनों कल ही ठेले की सफाई करो और मक्के की रोटी सरसों का साग बेचना शुरू कर दो। भगवान ने चाहा तो हमारा धंधा चलेगा।
विनोद के कहने पर अगले दिन रूबी अपने पिता के साथ सरसों की खेती करने के लिए जाती है तो वहीं दोनों सास बहू साग तोड़कर घर लाती है और मक्के को अपने हाथों से छील कर पीसती है। साग के साथ मक्के की रोटी बनती है और ठेले की सफाई करके मार्केट में बेचने जाती है। माँ जी, अगर हम इस ठंड में एक जगह बस खड़े रहे तो कोई भी हमारी मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने के लिए नहीं आएगा। मैं आवाज लगाती हूँ। इतना बोलकर दोनों सास बहू आवाज लगाने लगती। उनकी आवाज सुनकर एक औरत उनके पास आती है। अरे, हर जगह 50 रुपए प्लेट मक्के की रोटी और साग मिल रही है और तुम सिर्फ 30 रुपए प्लेट दे रही हो। नई दुकान खोली है क्या? हाँ बहन। तो ठीक है, 1 प्लेट लगा दो। उस औरत को दोनों सास बहू के हाथों का साग और मक्के की रोटी इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो 1 प्लेट पैक करवा लेती है और उस औरत को खाता देख बाकी लोग भी दोनों सास बहू से उसका साग और मक्के की रोटी खरीदने जाते हैं। अरे वाह, तो ये तुम तो बहुत अच्छा साग और मक्के की रोटी बनाती हो, मजा ही आ गया खाकर। आंटी, सिर्फ रात को ही आप ठेला लगाती हैं क्या? क्योंकि मुझे तो लंच में खाना था। दरअसल मेरा ऑफिस यहाँ पास में और मैं लंच नहीं लेकर आती। नहीं नहीं बेटा, हम सास बहू सुबह से शाम तक रहते हैं यहाँ, जब दिल करे आ जाना। इस तरह धीरे धीरे दोनों सास बहू मक्के की रोटी और साग बेचने का काम करती हैं तो वहीं विनोद और रूबी मिलकर खेत का काम संभालते हैं। समय यूं ही गुजरता है और अब उनके पास ग्राहकों की भीड़ जमा होने लगती है। तभी एक दिन एक बच्चा हाथों में 1 रुपए लिए आता है। आंटी, मुझे भी साग और मक्के की रोटी खानी है। मैंने कभी नहीं खाए, बस नाम सुना है। क्या आप मुझे 1 रुपए में मक्के की रोटी और साग दे सकती हो? माँ जी, आपको याद है राहुल जी ने गरीब और लाचार लोगों के लिए ही ढाबा छोड़ा था और ठेले का काम शुरू किया था। हमें इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। हाँ बेटा, तुम्हें इसे 1 रुपए में पेट भर खाना मिलेगा। दोनों सास बहू उस बच्चे को 1 रुपए में भर पेट साग और मक्के की रोटी खाने के लिए देती हैं। उसकी दयालुता देख उसके पास एक ढाबे वाला आता है। आप दोनों सास बहू तो बहुत अच्छी हैं। क्या आप दोनों मेरी एक मदद करेंगी? मेरा एक खुद का छोटा सा ढाबा है, वहाँ खाने की सारी वैरायटी है, पर सर्दी में ग्राहक साग और मक्के की रोटी मांगते हैं और मेरे ढाबे में वही नहीं है। अगर मैं आपसे रोज 400 से 500 रोटी मक्के की और साग लेकर जाऊं तो क्या आप मेरा ऑर्डर समय पर पूरा कर दोगी? इसकी आपको अच्छी रकम मिलेगी। हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, इससे तो आपका और हमारा दोनों का ही फायदा है। इस तरह नेहा और शांति के पास काम आने लगता है और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर बहुत जल्द कर्ज वालों को उनके पैसे दे देती हैं और गरीब लोगों को कम पैसों में खाना देती हैं। आंटी, मेरे पास सिर्फ 10 रुपए है। 10 रुपए में मक्के की रोटी और सरसों का साग आ जाएगा। हाँ बेटा, तुम्हें 10 रुपए में भरपेट मक्के की रोटी और साग खाने को मिलेगी। इसी तरह समय गुजरता और दोनों सास बहू अपनी दुकान पर आए गरीब लोग जिनके पास 10 रुपए 5 रुपए होते हैं या 1 रुपए भी होते थे, उनको उतने ही पैसे में भरपेट खाना खिलाती हैं। ऐसे ही एक दिन राहुल अपने घर आता और अपने परिवार से कहता है, माँ, नेहा, रूबी, पापा, मैंने कहा था ना जिस दिन शहर में मुझे नौकरी मिलेगी उस दिन मैं गांव आ जाऊंगा। मैं आप सबको लेने आया हूँ। जब मैं शहर गया तो मैंने रोड पर रातें गुजारी, भीख मांग कर खाना खाया और आखिरकार 3 महीने बाद मुझे एक नौकरी मिली। मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, मैं उनका ड्राइवर हूँ। उन्होंने मुझे खुद का एक छोटा सा घर दिया है, इसलिए मैं आप सबको लेने आया हूँ। अब हम सब वहीं रहेंगे। पर हमें अब कहीं नहीं जाना, क्योंकि हमने आपके सपने को अपना सपना बना दिया और अब हम गांव में अपना खुद का मक्के की रोटी और साग बेचने का काम करते हैं और उससे हमारी रोजी रोटी अच्छी चल रही है। अगर हम शहर चले गए तो एक बार फिर हम लाचार हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो आप लोग यहीं रहकर काम कीजिए और मैं शहर रहकर काम करूंगा। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। सरिता अपनी नई नवेली बहू का गृह प्रवेश करती है, जिसके बाद नई बहू के साथ मिला हुआ दहेज घर के अंदर रखवाया जाता है, जिसमें एक नई रजाई होती है। देखो देखो, भाभी की ससुराल से नई रजाई आई है। ये कितनी सुंदर है ना, और इसके अंदर कितनी सॉफ्ट रुई भरी हुई है। सही बोल रही हो, इसके अंदर तो बहुत गर्माहट मिलेगी। अब इसे उठा के रखने के लिए थोड़ी ना दिया गया है। चलो इसे देखते हैं कितनी गर्म है ये। चारों नंद पहले दिन ही अपनी भाभी की रजाई को खोल कर बैठ जाती हैं, जो बहुत ज्यादा गर्म होती है। रजाई में तो मजा ही आ गया। भाभी, आपके मायके से बहुत अच्छी रजाई आई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ननन जी। तभी सरिता कहती है, सुनो बेटियों, ये तुम्हारी भाभी की रजाई है। इसे अपनी भाभी के कमरे में रख कर आ जाओ। तब तक मैं तुम्हारी भाभी की पहली रसोई की रस्म करवा देती हूँ। सरिता की चारों बेटियां अपनी नई भाभी की नई रजाई उनके कमरे में तो ले जाती हैं, लेकिन वहीं पर उसे खोलकर बैठ जाती हैं। अरे यार, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा नई रजाई से बाहर निकलने का। हाँ, जो जरूरत ही क्या है, भाभी तो वैसे भी अभी रसोई में काम कर रही है। हम आराम से नई रजाई में बैठेंगे।
बस इतनी गर्म रजाई में बैठने के बाद गर्मा गर्म चाय और पकौड़े मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। चारों नई रजाई को बिछाकर बैठी होती हैं और किसी काम को हाथ भी नहीं लगा रही होती है। सरिता को अपनी नई बहू के साथ सारे काम करवाने पड़ते हैं और साथ में नई बहू प्रेरणा सभी के लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े का नाश्ता भी तैयार करती है। ओह बहू, बहुत ठंड हो रही है। तुमने बहुत अच्छा किया गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाकर। ये तो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। बहू, एक काम करो, अब तुम थोड़ी देर अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। बहुत देर हो गई है, तुमने जरा भी आराम नहीं किया है और ठंड भी ज्यादा हो रही है। सरिता के इतना कहने के बाद प्रेरणा चाय पकौड़े लेकर अपने कमरे में आती है तो वहां देखती है कि उसकी चारों नंद उसकी रजाई में आराम से बैठी होती हैं। अरे वो भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। अभी हम लोग गर्मा गर्म कुछ खाने की तैयारी में ही थे, आप हमारे लिए चाय पकौड़े का नाश्ता लेकर आई हो। लेकिन ये तो थोड़ा ही है भाभी, थोड़ा सा और लेकर आओ ना। यहाँ प्रेरणा को ठंड लग रही होती है तो वहां चारों नंद अपनी फरमाइशें कर देती हैं। प्रेरणा चुपचाप रसोई में आती है और उनके लिए चाय नाश्ता लेकर अपने कमरे में आती है। ये तो बहुत ही गर्म है। भाभी आप एक काम करो ना, दूसरी रजाई लेकर जाओ। ये रजाई बहुत गर्म है, हमारा मन ही नहीं कर रहा है इसके अंदर से निकलने का। ठीक है ननद जी। अब न चाहते हुए भी प्रेरणा को अपनी नई रजाई छोड़कर चार नंद की पुरानी रजाइयों में से एक रजाई लेनी पड़ती है। हालांकि चारों नंद के पास अपनी अपनी रजाई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी भाभी की नई रजाई में ही रहती हैं। अरे शेफाली, प्रिया, आनंदी, दिशा, तुम चारों इस कमरे में क्या कर रही हो? क्या तुम अपने कमरों में नहीं जाओगी क्या? अरे भैया, हमारा मन ही नहीं कर रहा, आप हमारे कमरे में जाकर हमारी रजाई ओढ़ लेना। शेफाली के इतना कहने के बाद कुणाल और प्रेरणा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब वो क्या ही करते, वो चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर पुरानी रजाई ओढ़कर सोते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो चारों नंद भाभी की नई रजाई लेकर आंगन में बिस्तर करके बैठ जाती हैं। भाभी आप इतने कमरे में साफ सफाई कर लो, इतने हम लोग यहाँ बैठे हैं। अच्छा ननद जी, मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपनी रजाई को धूप में डाल दूं, इससे रजाई को थोड़ी धूप लग जाएगी। भाभी आप इस रजाई को छोड़ दीजिए, इसे तो हम खुद धूप लगा देंगे, बाकी की आप रजाई को धूप लगवा दीजिए। हाँ भाभी, इस रजाई को हम खुद देख लेंगे। उनके ये बोलने के बाद प्रेरणा अपने मन ही मन सोचने लगती है, रजाई मेरे मायके से मेरे लिए आई है और इस रजाई को मेरी चारों ननद ने घेरा हुआ है। जब से ससुराल में आई हूँ तब से मेरी ननद रजाई का पीछा ही नहीं छोड़ रही। प्रेरणा बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी, लेकिन अब वो करती भी तो क्या। वो चुपचाप पुरानी रजाई उठाती है और उन्हें धूप में सुखाने के लिए छोड़ देती है और चारों नंद उसकी नई रजाई को थोड़ी देर धूप लगाती हैं और उसके बाद दोबारा से उसे ओढ़कर बैठ जाती हैं। हे भगवान, कितनी ठंड हो रही है। अगर ये नई रजाई ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। सही बोल रही हो तुम, बाहर तो बहुत ठंड है, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता इस नई रजाई को छोड़ने का। चारों नंद रजाई को वहीं रखती जहां वो बैठी होती। इस तरह वो चारों रजाई का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। जब से मेरी रजाई आई है एक बार भी मैंने अपनी रजाई का इस्तेमाल नहीं किया। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी रजाई का इस्तेमाल जरूर करूंगी। प्रेरणा ऐसा सोचने के बाद फोन से अपनी माँ के पास फोन करती है। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, आपकी दी हुई रजाई बहुत अच्छी है। नहीं, अभी तक तो मैंने ओढ़ी नहीं है, मेरी ननद जी इस्तेमाल कर रही हैं। हाँ, मुझे पता है आपने मेरे लिए भिजवाई है। ये सारी बातें सुनकर सरिता तो सब समझ जाती है, लेकिन उसकी चारों बेटियां समझती ही नहीं। तुम चारों इस रजाई को छोड़ो और जाकर थोड़े से काम करवा लो। चलो उठकर देखो कुछ काम। अरे माँ देखो ना, घर में सारे काम तो हुए करे रखे हैं, भाभी ने बचा ही क्या है करने को। और फिर भाभी आ गई है तो हमें काम करने की क्या जरूरत है, भाभी अपने आप सारे काम कर लेंगी। अरे तुम कैसी नालायक लड़की हो, तुम्हारी भाभी है तो तुम्हें भी एक आधा काम करना चाहिए। अच्छा माँ ठीक है, कल सुबह सारा काम हम लोग कर लेंगे समय पर उठकर। सरिता ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी चारों नंद नई रजाई से बाहर ही नहीं आई। हे भगवान, अभी तक चारों ननद मेरी रजाई के अंदर ही बैठी हुई हैं। अब ऐसा क्या करूं जिससे ये मेरी रजाई का पीछा छोड़ दे। प्रेरणा बहुत सोचती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। चारों नंद फेविकॉल की तरह रजाई से चिपक चुकी थी। अपनी रजाई होने के बावजूद भी उन्हें घर में आई नई रजाई ही दिखाई दे रही थी। अगले दिन भी जब सवेरा होता है तो चारों आराम से नई रजाई में सो रही होती हैं और प्रेरणा घर के काम कर रही होती है। बहुत हो गया, अब तो मुझे अपनी रजाई चाहिए ही चाहिए। प्रेरणा बाल्टी लेकर आती है और उसके अंदर पानी भरती है। इसके बाद वो थोड़ा थोड़ा पानी रजाई के ऊपर डाल देती है, जिससे ऊपर की सतह गीली हो जाए। वो ऐसा करके वहां से चली जाती है।
अरे यार, रोजाना सुबह ही रजाई और ज्यादा गर्म हो जाया करती थी, आज तो ये रजाई बिल्कुल ही ठंडी लग रही है। हाँ, तुम सही बोल रही हो, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। ओह, आज तो ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। दिशा नींद से उठकर देखती है तो उसकी रजाई पूरी ऊपर से गीली होती है। अरे ये क्या, रजाई ऊपर से इतनी गीली कैसे है? तभी वहाँ प्रेरणा आती है। अरे आपको नहीं पता ननन जी, पूरी रात बहुत ओस हुई थी, जिसकी वजह से ही रजाई ऊपर से गीली हो गई। अब तो आप इसको ओढ़ भी नहीं सकते, इसे सुखाना तो जरूरी है। लाओ मैं सुखा देती हूँ। प्रेरणा ऐसा कहकर नई रजाई सूखने के लिए डाल लाती है। इसके बाद चारों नंद बहुत इंतजार से बैठी होती हैं कि कब नई रजाई सूख जाए और वो उसका इस्तेमाल करें। शाम होते ही प्रेरणा से पहले चारों नंद नई रजाई लेकर आ जाती हैं और उसके बाद उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। अरे क्या कर रहे हो तुम तीनों? सारी रजाई अपनी तरफ कर ली, मुझे ठंड लग रही है, मुझे दे दो। रोजाना तुम लोग अपनी तरफ रजाई खींच लेती हो और मैं परेशान होती हूँ, आज मुझे पूरी रजाई चाहिए। अरे ऐसे कैसे, आज मैं अकेली इस नई रजाई में सोने वाली हूँ। चलो छोड़ो रजाई, कोई इसके अंदर अकेला नहीं सोएगा, ये मेरी रजाई है, चलो मुझे दो। इस तरह चारों नंद के बीच महाभारत युद्ध शुरू हो जाता है, वो भी एक नई रजाई के पीछे। देखते ही देखते चारों अपनी तरफ खींचती हैं और धीरे धीरे रजाई के 4 टुकड़े हो जाते हैं। जब उनकी भाभी अपनी नई रजाई के 4 टुकड़े देखती है तो उसे बहुत दुख होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी माँ ने कितने प्यार से मुझे ये रजाई दी थी कि सर्दियों में मैं इसे आराम से ओढ़कर सर्दियां बिताऊंगी, लेकिन तुमने तो अपनी लड़ाई में मेरी रजाई ही फाड़ दी। एक बार भी मैं इसका इस्तेमाल तक नहीं कर पाई। अपनी भाभी को रोता हुआ देख चारों नंद को अपनी गलती का एहसास होता है। भाभी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। जब से रजाई आई है तब से हमने ही रजाई को घेरा हुआ है। हमारी गलती के कारण ये रजाई आज फट गई और अब तो ये जुड़ भी नहीं सकती। प्रेरणा रोते हुए वहां से चली जाती है। यहाँ चारों नंद को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद चारों बहनें बाजार जाकर एक और अच्छी रजाई लेकर आती हैं और वो उस रजाई को गिफ्ट के तौर पर अपनी भाभी को देती हैं। भाभी हम चारों को माफ कर दो, अब आपकी रजाई पहले जैसी तो नहीं हो सकती, लेकिन हमने ये छोटी सी कोशिश की है अपनी गलती सुधारने के लिए। इस तरह प्रेरणा खुश हो जाती है, उसे अब नई रजाई मिल जाती है और वो चारों नंद के साथ अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।